जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। IAEA राफेल ग्रोसी का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विद इन द कपल ऑफ मंथ्स ईरान विल बी एबल टू एनरिच यूरेनियम अगेन। ये बयान ये दर्शाता है कि शायद ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जो अटैक किए गए थे बाय इजराइल ऑन ईरानियन साइट्स ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटी और जो यूएस के द्वारा अटैक किया गया था इनटू नतान्स एंड फोर्दो वो इनफेक्टिव रह गए। इसलिए शायद ये कैपेबिलिटी अभी भी ईरान के पास है कि वो फर्दर न्यूक्लियर इनर्शन कर सकता है, फर्दर यूरेनियम का इनर्शन कर सकता है। या फिर कारण ये भी हो सकता है कि ये इनर्शन किया जा रहा हो फर्दर पावर प्रोडक्शन, पावर जनरेशन के लिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये बयान जो आ रहा है बाय IAEA चीफ वो पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा हो बाय वेस्ट एंड यूएस, ताकि उन्हें एक एक्सक्यूज़ मिले कि वो यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन करें और यहाँ पर रजीम चेंज करें और एक ऐसी रजीम लाएं जो प्रो यूएस प्रो इजराइल हो, जिनके साथ एक नई डील की जा सके विथ रिगार्ड टू ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पूर्व ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने अटैक किया था इनटू द मल्टीपल लोकेशंस ऑफ ईरान, जहां पर नतान्स, फोर्दो, एस्फहान पर लगातार अटैक किए गए बाय F-35 एंड थ्रू ड्रोन अटैक्स, ताकि यहां पर मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हो और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिरेल हो जाए और काफ़ी हद तक पिछड़ जाए, कई महीने और कई साल पिछड़ जाए। ये प्रोग्राम, ये मोटिव था इजराइल का। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इस स्टेटमेंट देखकर लगता है B-2 बम्बर्स आए थे जिसको यूएस ने भेजा था फ्रॉम डिएगो गार्सिया एंड डुकम आइलैंड, जो कि यूएस के बेसिस हैं इनटू एशिया। यहाँ पर B-2 बम्बर्स उड़े, इन्होंने अटैक किया नतान्ज में, फोर्दो में। डैमेज तो किया है B-2 बम्बर्स ने, लेकिन इस हद तक नहीं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया जा सके। B-2 बम्बर्स ने एस्फहान फैसिलिटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इनफैक्ट B-2 बम्बर्स ने अटैक ही नहीं किया, तो यहाँ के जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जितने भी सेंट्रिफ्यूज हैं और दूसरे एसेट्स हैं, वो सब बच गए। और चौथी साइट बुशर पर इजराइल ने खुद हमला नहीं किया, क्योंकि रशिया के साथ इनका एक एग्रीमेंट था कि यहाँ पर अटैक नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रशियन टेक्नीशियंस होते हैं, रशियन फ्यूल यहाँ पर यूज़ होता है। तो एज़ पर द प्रॉमिस ऑफ इजराइल यहाँ पर अटैक नहीं किया गया। तो आने वाले समय में क्या ये मान लिया जाए कि वाकई ईरान के पास से कैपेबिलिटी है कि वो दोबारा से यूरेनियम एनरिचमेंट करके वो कैपेबिलिटी पा सकता है, जहाँ पर उसके पास कैपेबिलिटी होगी कि वो न्यूक्लियर बम बना सके। आप सभी को पता है कि ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 83% तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर चुका है, यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुका है। और 90% वो बेंचमार्क है, वो लिमिट है जहाँ पर आपके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि आप एक एटम बम बना सको। अगर आपने 90% तक का यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया है तो फिर आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप एटम बम बना सकते हैं। और इससे बस कुछ ही परसेंटेज की कमी है ईरान में। जैसे ही वो 90% के मार्क को टच करेगा, उसके पास कैपेबिलिटी होगी कि वो न्यूक्लियर बम बना सके। और इसी थ्रेट को देखते हुए इजराइल ने लॉन्च किया था ऑपरेशन राइजिंग लायन और मल्टीपल लोकेशंस पर हमले किए गए। खासकर अटैक किया गया नतान्स में, फोर्दो में और एस्फहान में। बार बार अटैक किया गया, F-35 के थ्रू अटैक किया गया, ड्रोन्स अटैक किए गए ताकि डिरेल किया जा सके ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं है। देखा जाए तो वाकई ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है आप उनके ग्राउंड फैसिलिटी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंग्स पर हमले कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज उनके पास ऑलरेडी है, टेक्निकल नो हाउ उनके पास है, वो आप नहीं छीन सकते, वो उनके पास हैं। इजराइल ने पास्ट कुछ सालों में बहुत सारे ईरान के साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी हत्या करवाई, टारगेटेड किलिंग्स हुए, ताकि जो प्रोग्राम है ईरान का उसे खतरा हो। यदि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेबिलिटी आ जाती है तो ये इजराइल के लिए एक खतरा है, एक प्रकार का एक्सिस्टेंशियल थ्रेट जो इजराइल झेल रहा है उसके लिए है। वेस्ट एशिया में ईरान इजराइल आर द आर्क राइवल। ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल के अगेंस्ट अटैक करवाता है, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, हूथीस और दूसरे मिलिशिया ग्रुप होते हैं। इन सब से जूझना पड़ता है इजराइल को। और यहाँ पर इजराइल का जो मेन प्रोग्राम है, द स्टेटेड मोटिव है, वो ये कि कैसे भी कैसे
ईरान में रजीम चेंज हो, एक ऐसा वहाँ पर शासक आए जो प्रो इज़राइल और प्रो यूएस हो। यहाँ के पूर्व शाह के बेटे, उनका ये कहना है कि ही इज़ रेडी टू टेक ओवर। उनके बयान आते रहते हैं, वो इस समय एग्ज़ाइल में हैं और ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे लगता है कि उन्हें उम्मीद है कि दोबारा से शाह की रजीम वापस आ सकती है, लेकिन इसमें अभी बहुत समय लग सकता है। अयतुल्ला अली खमेनी जब अटैक हो रहा था तब एक सुरक्षित बंकर में चले गए थे और अपने सक्सेसर के नाम उन्होंने सुझाए थे जो कि उनकी जगह ले सकते थे यदि उन पर हमला होता और वो न बचते तो। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई और ईरान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रही, इंटैक्ट रही। और हाल में ही IAEA के अगेंस्ट भी एक बिल पास किया है ईरान की पार्लियामेंट में, जिसमें कहा गया है कि IAEA के साथ फर्दर किसी प्रकार का कोऑपरेशन नहीं होगा। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम है टू प्रमोट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस एंड डिस्करेज द यूज़ ऑफ एटॉमिक पावर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये फोकस करता है IAEA, और IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी का यही कहना था कि शायद ईरान के पास अभी भी कैपेबिलिटी है कि विद इन द कपल ऑफ मंथ्स ईरान विल बी एबल टू एनरिच यूरेनियम फर्दर। यदि ऐसा होता है तो फिर से मौका मिलेगा इसराइल को, फिर से मौका मिलेगा US के पास कि वो दोबारा से ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च करें और फिर रजीम चेंज करें। यानी कि इस बार इनका मोटिव बड़ा हो सकता है, लार्ज हो सकता है। तभी टारगेट में कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेंगे, कोई सिटीज़ पर हमला नहीं होगा, बल्कि पूरी की पूरी रजीम चेंज हो जाएगी। सद्दाम हुसैन के साथ भी हुआ था। सद्दाम हुसैन को भी इसी एक्सक्यूज के साथ हमला किया गया था कि उसके पास केमिकल वेपन्स हैं। US ने हमला किया इराक पर, सद्दाम हुसैन हटाया गया, मारा गया। बाद में पता चला वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल वेपन नहीं है इराक में स्टोर्ड। तो यही एक्सक्यूज़ दोबारा ले सकता है वेस्ट, यही एक्सक्यूज़ इज़राइल US यूज़ कर सकते हैं टू फर्दर अटैक इनटू ईरान एंड चेंज द रजीम अयतुल्ला अली खमेनी। ये बात सच है कि ऑपरेसिव रजीम है ईरान में और वो काफ़ी हद तक ह्यूमन राइट्स को वॉलेट करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान बनाना होगा, तब जाकर इज़राइल और US ऐसा कुछ कर पाएंगे। और हाल के जो फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है वेस्ट एशिया में या मिडल ईस्ट में, इसे देख कर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी शायद ये मौका मिल भी जाए, बहुत जल्दी ये एक्सक्यूज़ ईरान के लिए मिल जाए वेस्ट को, इज़राइल को, US को, कि फर्दर हम अटैक करें और ईरान के अगेंस्ट एक प्रकार का ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करें, जहाँ पर हो सकता है तब इज़राइल, US और US के एलाइज साथ होंगे और ईरान के पर हमला करेंगे। तब यहाँ पर स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और ज़्यादा टर्मोइल हो जाएगा। वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट वैसे ही फ्रेजाइल रहता है, यहाँ का एनवायरनमेंट कभी स्टेबल रहता नहीं, और फर्दर ये अगर ख़राब हुआ तो इस रीजन के डायनामिक्स बहुत तेज़ी से बदलेंगे। ऐसा लगा था कि कहीं इस बार कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है इज़राइल को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच में सीज़फायर हो गया और दोनों साइड ने अपने अपने जीत क्लेम की कि हम जीतते हैं। फिर भी स्थिति ये है कि ईरान का काफ़ी कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी इंटैक्ट है, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, टेक्निकल नो हाउ है, और उसको फर्दर वो यूज़ करेंगे अगेंस्ट इज़राइल यदि ज़रूरत पड़ी तो। और उनका ऐसा कहना भी है क्योंकि उनका एकमात्र ध्येय ये है कि उन्हें न्यूक्लियर पावर बनना है इस रीजन में और इज़राइल को टक्कर देनी है। और इस संबंध में अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है जो कि वाइटल है तो मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग अपडेट रहो और इस संबंध में जान पाओ। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपगेट कीजिए वीडियो, प्रमोट कीजिए वीडियो, ताकि लोग जान पाए कि क्या चल रहा है अब सीज़ फायर के बाद ईरान, इज़राइल और US के बीच, और क्या हो सकता है आगे इस फ्रेजाइल एनवायरनमेंट में। टिल देन